ओके, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। देखें 3 तरीके का फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, व्हेन ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन allow a molecule to pass through independently of any other molecule is called uniport. Now symport, when a transmembrane protein allow the two different molecules to pass through simultaneously in one direction, it is called symport. Okay, now understanding or not? सी दिस सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, ये एक्वापोरिन है सेल मेम्ब्रेन में, ये सर्किल जो बना हुआ है, और एक साथ 2 सब्सटेंसेस एक्वापोरिन से क्रॉस हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इसे कह रहे हैं सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट में एक्वापोरिन्स के जरिए सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिपोर्ट। नाउ सिम्पोर्ट। नाउ एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में हम देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये राउंड स्ट्रक्चर 3rd नंबर वाली ये एक्वापोरिन है, और इस एक्वापोरिन में हम देख रहे हैं इस मेम्ब्रेन में एक सब्सटेंस बाहर से अंदर आया तो दूसरा सब्सटेंस अंदर से बाहर की तरफ आएगा। नाउ एंटीपोर्ट, व्हेन ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू साइमल्टेनियसली बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। तो अभी पहला डायग्राम जो है वो यूनिपोर्ट का है, दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं सिम्पोर्ट का है, और 3rd डायग्राम एंटीपोर्ट का है। ओके, नाउ दिस इज सिम्पोर्ट, एम्पोर्ट एंड यूनिपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिफर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस व्हेन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी जब कोई ट्रांसपोर्ट एनर्जी के यूटिलाइजेशन से होता है जिसमें एटीपी खर्च होती हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ कैरीड आउट बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पम्प्स। ओके, दीज पम्प्स कैन ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अपहिल ट्रांसपोर्ट एज दे यूज एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद द ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम when all the transport protein are saturated. Okay, now plant water relation. Plant need water for the following purposes. Plant को water किन किन चीज़ों के लिए चाहिए? Water is an excellent solvent and helps in the absorption of mineral and nutrients. Okay, तो जो water होता है वो excellent solvent होता है जिसके अंदर हर चीज़ जो है डिज़ोल्व रहती है। सेकेंड, water helps in the transport of minerals, nutrients and other solutes to different parts of plant. वाटर की मदद से मिनरल और न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसके अंदर मिक्स होके दूसरी अलग अलग प्लांट बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं। ओके, okay, now see, water provide an aqueous medium. Water provide an aqueous medium for chemical reaction to occur. water की वजह से aqueous medium मिलता है जिससे chemical reaction होती है। The protoplasm of the cell is made up of water in which different molecules remain either dissolved or suspended. Okay, water makes the cell turgid, which is essential for cell enlargement and extension growth. तो अभी हमने वाटर के कुछ फ़ायदे देखे। वाटर ऑफन बिकम लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल रिफर्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम। इसी को हम वाटर के अंदर, किसी सिस्टम में वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वही वाटर पोटेंशियल कहलाती है। वाटर पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ प्रेशर एंड द कॉमन यूनिट फॉर वाटर पोटेंशियल इज़ पास्कल। तो जैसे वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है वो पास्कल कहलाता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साई। देखें ये त्रिशूल जैसा जो लेटर दिखाई दे रहा है PSI, इसे ग्रीक लेटर कहते हैं, ये P साइलेंट रहता है, साई। Water potential of pure water at a saturated temperature and atmospheric pressure is taken as 0.
तो वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ज़ीरो होता है। प्योर वाटर हैज़ ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जिसमें साई एस बनाया है एंड प्रेशर पोटेंशियल जिसमें साई पी आर द टू मेजर components that determine the water potential. Okay, water potential is always negative, and more the solute molecule, the lower, more negative is the solute potential for the solution at atmospheric pressure. The water potential W is equal to the solute potential. Water potential is affected by solute concentration and pressure. So water potential of any solution can be represented by water potential is equal to solute potential and pressure potential. तो ये जो हम देख रहे हैं ये वाटर पोटेंशियल की रिएक्शन हो गई। वाटर पोटेंशियल W इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल S प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल हो गया प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। द नेट रेट एट and the direction of osmosis depends on the pressure gradient and the concentration gradient. Osmosis can be demonstrated by the following experiment. The mouth of inside funnel is tied with a semi permeable membrane. हम क्या करेंगे, एक फनल ले लेंगे और उस फनल का माउथ जो है वो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बांध लेंगे। इट इज़ फिल्ड विद sugar solution and capped inverted in beaker containing water. Numerically, osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential, solute potential, but sign is opposite. ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हम देखें, एक्सपेरिमेंट हमने ये तैयार किया है, ये है ऑस्मोसिस का। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक फनल है और इस फनल में फाइनल लेवल ये आ गया, इनिशियल लेवल ये आ गया। सुक्रोज सॉल्यूशन ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, ठीक, और ऑस्मोसिस को दिखाने के लिए थिसिल फनल और ये दोनों तरफ हम देख रहे हैं इसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो थोड़ी देर बाद जब हम इस एक्सपेरिमेंट को, पहले एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पर वाटर में भरकर और अंदर इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन ले लेंगे। देखिए ये सुक्रोज सॉल्यूशन अंदर है, इसके नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये बंधा हुआ है और इसे वाटर के अंदर रख रखा है। तो अंदर तो सुक्रोज सॉल्यूशन है और बाहर वाटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस होना शुरू हो गया। हम देखेंगे कुछ समय बाद वाटर का लेवल इसमें बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें कोई वजन रखने के लिए यहाँ पर एक वजनदार चीज़ यहाँ पर रख दी। तो हमने देखा इस पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, तो प्रेशर लगाना शुरू हो गया। तो हम देख रहे हैं इसका लेवल थोड़ा कम हो गया। जब हमने प्रेशर नहीं लगाया था तो ये लेवल बढ़ गया था। तो ऑस्मोसिस के बाद अब आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या है कि जब हम सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं तो सेल का साइटोप्लाज्म अपने आप ही बाहर आना शुरू हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर into the out of the plant cells depends on the nature of external solution. The external solution medium is said to be isotonic if the balance of osmotic pressure of cell cytoplasm it has same solute concentration as the cytoplasm. तो अगर दोनों तरफ concentration equal है तो उसे isotonic कहते हैं। And the external solution is weaker than the cytoplasm, it is said to be hypotonic. अगर एक्सटर्नल जो है सॉल्यूशन सेल के साइटोप्लाज्म से कम है कंसंट्रेशन में, देन सच सॉल्यूशन हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल देन द सेल, तो उसी को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इट इज़ हाइपरटोनिक। सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अगर सेल के सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तब उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। इन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट एक्सर्ट ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल एंड सो वाटर मूव्स
out of the cell, that is called exosmosis. It results in the shrinkage of the vacuole and the protoplasm, which recedes from the cell wall, and this phenomena is called plasmolysis. The cell become flaccid. Plasmolysis में cell सुकड़ जाती है. And if a freshly plasmolysed cell is kept in water or a hypotonic solution, water enters the cell and hydrostatic pressure develop inside the cell. The cell regain its turgidity and this phenomena is called deplasmolysis. यानी प्लाज्मोलाइसिस को अगर हमें रोकना है तो हम तुरंत उस प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर हम ट्रांसफ़र कर दें, तो हम देखेंगे सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी थी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और सेल टर्गिड हो जाएगी और डीप्लाज्मोलाइसिस स्टेज कहलाएगी. यानी ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस. तो देखें प्लाज्मोलाइसिस के लिए ये दिखाई है सेल वॉल, हम देख रहे हैं ये सेल वॉल. इसके बाद हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मोलाइसिस स्टेज में क्या हुआ, देखें प्लाज्मोलाइसिस स्टेज में क्या हुआ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से हो गई. यानी सेल मेम्ब्रेन के चारों, सेल वॉल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन थी हम देख रहे हैं, देखें यहाँ पर श्रिंक हो गई है, हो गई है यहाँ श्रिंक. तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में यह गैप बढ़ गया. ठीक है, तो ये स्टेज कहला रही है प्लाज्मोलाइसिस. तो तीनों डायग्राम प्लाज्मोलाइसिस में बनेंगे. ये नॉर्मल सेल है और यहाँ पर इस सेल को हमने हाइपरटोनिक मीडियम में रख दिया है. धीरे धीरे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर जा रहा है सेकंड स्टेज में, और हम देख रहे हैं थर्ड स्टेज में आते आते सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाने की वजह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का गैप बन गया है. गैप बन गया है और सेल का साइटोप्लाज्म निकलता जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होती जा रही है. तो ये प्लाज्मोलाइसिस स्टेज है. ओके, अभी हमने प्लाज्मोलाइसिस को भी समझा. प्लाज्मोलाइसिस तो हमने अभी देखा कि प्लाज्मोलाइसिस जो है वो हाइपरटोनिक मीडियम में होता है. नाउ इम्बाइवेशन. Imbibition is a special type of diffusion where water is absorbed by solid colloids causing them to swell. No solution is formed. जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. ड्राई प्लांट मटेरियल और सीड एक्ट एज ए एब्जॉर्बेंट टू इम्बाइब द वाटर एंड सोयल. यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के प्रोसेस को ही हम इम्बाइवेशन कहते हैं. जैसे ड्राई सीड होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्वेल हो जाती हैं. इन प्लांट द इम्बाइवेशन प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीडलिंग टू इमर्ज आउट of the soil and establish themselves. The two conditions necessary for imbibition: water potential gradient between the surface of the absorbent and the liquid water imbibed. दूसरा है affinity between the absorbent and the liquid imbibed. Imbibed का मतलब जो कि absorb कर लिया गया है. अब हम देखते